हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का 22 वैसा क्वेश्चन जिसके आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वह भी आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो सभी लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। सवाल कुछ ऐसा है, बोला यह है कि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20%। इसका मतलब किसी वस्तु के ऊपर जब 20% का छूट दिया जाता है तो 20% का लाभ होता है, क्योंकि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों क्या है, 20% है। तो ऐसे क्वेश्चन में जो है हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ट्रिक के माध्यम से निकालते हैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। अब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कैसे निकलेगा, तो देखिए क्या बोला है, 20% छूट, तो 20% छूट का मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा 80 और 20% का लाभ, इसका मतलब अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 120। यह हो गया इसके क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो इसमें आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर सवाल ऐसे बोलता कि 10% छूट देने के बाद 15% का लाभ, तो 10% छूट का मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाता, 90, और 15% लाभ का मतलब अंकित मूल्य कितना हो जाता, 115। यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का यह रेशियो। लेकिन चूंकि इस बार क्वेश्चन में यह बोला है कि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% है, इसका मतलब 20% छूट देने के बाद 20% का लाभ, तो 20% छूट का मतलब 80 और 20% लाभ का मतलब 120। ये एक क्या हो जाएगा इसमें क्रय मूल्य, दूसरा क्या हो जाएगा अंकित मूल्य। अब क्या पूछा है, अब पूछा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं, और क्रय मूल्य को हम लोग सीपी से दर्शाते हैं। तो बोला यह गया है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। तो आप बताइए कि अंकित मूल्य यहाँ पे इससे कितना अधिक है, तो आप बोलोगे कि 40 अधिक है। अच्छा, इतना अधिक किससे है, क्रय मूल्य से, तो बट्टा में क्रय मूल्य हो जाएगा। और कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। हमें क्या बताना है कि यह वैल्यू इससे कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो यह वैल्यू इससे ज्यादा कितना है, 40। किससे ज्यादा है उसको नीचे रखिएगा, प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से। 40 से काटिए, 40 दूना 80, 2 से काटिएगा, कितना बार में वैल्यू कटेगा आपका, 50 बार में। आंसर आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 50%। यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से जो है वो आपका 50% अधिक है। विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऐसा हम लोग एक दो क्वेश्चन और करेंगे, और किस किस तरीके से यह क्वेश्चन पूछा जाता है देखिएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है एक दुकानदार एक जोड़ी जूता 34% के छूट पर बेचता है, फिर भी उसे 10% का लाभ। 34% छूट के बाद भी 10% का लाभ। तो आप बताइए कि 34% छूट का मतलब क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 100 माइनस 34 यानी 66 हो जाएगा। और फिर भी 10% का लाभ, तो 10% लाभ का मतलब अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 110। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो इस डाटा से आप क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को ही हम लोग एमआरपी से दर्शाते हैं, मार्क्ड प्राइस, यानी छपा मूल्य, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, कुछ भी इसको आप कह सकते हैं। बोला है 34% छूट के बाद भी 10% का लाभ, तो 34% छूट का मतलब क्रय मूल्य 66 है ना, 10% लाभ का मतलब अंकित मूल्य 110। अब सवाल में देखिए क्या बोला है, बोला है जूते का क्रय मूल्य 480 रुपया, क्रय मूल्य दे दिया है, और क्या पूछा है, अंकित मूल्य पूछा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्रय मूल्य। यहाँ देखिए तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य अनुपात में है 66, दिया कितना है 480। यानी यह जो 480 रुपए है ना, यह अनुपात 66 का मान है, तो 66 से भाग कर लीजिए, अनुपात 1 का मान निकलेगा। अनुपात में क्रय मूल्य कितना 66, रियल में कितना 480, यानी कि अनुपात 66 का वैल्यू 480 के बराबर, तो अनुपात 1 का वैल्यू 480/66। जो रियल वैल्यू होगा उसको ऊपर रखिएगा, और यह जिस अनुपात का मान होगा उसको नीचे, इससे अनुपात 1 का मान निकलेगा। और हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, अंकित मूल्य यानी 110 अनुपात का मान निकालना है, तो हम 110 से गुना कर लेंगे। ठीक है, सोल्व करिए इस वैल्यू को, देखिएगा यहाँ पे अगर आप काटिएगा तो 11 से काटिएगा यह 10 बार में कटेगा, 11 से काटिएगा यह आपका 6 बार में कट जाएगा, और 6 से काटिएगा 6 8 48, 80 हो जाएगा। 80 गुने 10 यानी कितना, 800। तो 800 रुपये जो है वो आपका क्या होगा, इस वस्तु का, इस वस्तु का अंकित मूल्य हो जाएगा। हमें यही इस सवाल में बताना था कि अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, तब तो यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछा जाए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, तो जितना अधिक होगा उसको ऊपर रखिएगा, बट्टा में क्रय मूल्य प्रतिशत के लिए गुना करिएगा 100 से। और यहाँ पे सवाल पूछा है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य देकर के अंकित मूल्य पूछा है, हो सकता है कि अंकित मूल्य देकर के क्रय मूल्य भी आपसे पूछा जाए। जैसा कि देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्या बोला है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपये, इस बार अंकित मूल्य दे दिया।
फिर क्या बोला, 10% के छूट देने के बाद भी 20% का लाभ। तो 10% छूट का मतलब 90 हो जाएगा और 20% लाभ का मतलब 120। यह क्या है आपका, यह है आपका क्रय मूल्य यानी कि सीपी और अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी का रेशियो। ठीक है, इससे क्या निकल जाता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। अब इस क्वेश्चन में दिया क्या है, बोला है अंकित मूल्य 1100 रुपए। यहाँ बताइए अंकित मूल्य कितना, 120। तो ये जो 1100 रुपये आप देख रहे हैं ना, यह किसका मान है, अनुपात 120 का। तो 120 से भाग करिए, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें चाहिए वस्तु का लागत मूल्य, पुस्तक का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 90, अनुपात 90 का मान। जिसका मान देगा उससे भाग कर लीजिएगा, जिसका मान पूछेगा उससे क्या करना है, गुना कर लेना है। सोल्व करिए इसको, देखिएगा 0 से 0 कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12। 4 से अगर हम इस वैल्यू को काट देंगे तो 4 दूना 8, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। 275 गुने 3 कितना होगा, 5 तिया 15, 5 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22, 2 हासिल 2, 2 तिया 6 और 2 8, यानी कि 825 रुपये जो है वह क्या होगा, इस वस्तु का लागत मूल्य यानी विकल्प सी आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को चाहे तो इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, 10% छूट यानी कि 90, यह हो गया आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बट्टा अंकित मूल्य कर लीजिएगा। और 20% लाभ यानी कि अंकित मूल्य आपका 120। देखिए ऊपर में क्या है क्रय मूल्य, नीचे में क्या है अंकित मूल्य। अब क्वेश्चन में इधर देख लीजिए, जो क्रय मूल्य होगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो अंकित मूल्य होगा उसको नीचे लिखेंगे। तो हमें पुस्तक का लागत मूल्य बताना है, यानी इसको तो निकालना है, तो इसको हम x मान लिए। और अंकित मूल्य कितना दे रखा है आपका, अंकित मूल्य इस क्वेश्चन में 1100 दे रखा है, तो 1100 यहाँ पे लिख दिए। अब सोल्व करके x का मान निकाल के भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। यहाँ भी क्या है, क्रय मूल्य बट्टा अंकित मूल्य, और इस दोनों में से जो देगा उसको, मान लीजिए अंकित मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य के सामने अंकित मूल्य लिख देते, और क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य की जगह x मान लेंगे। मान लीजिए क्रय मूल्य देता तो क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य लिख देते, अंकित मूल्य की जगह हम क्या मान लेते, x मान लेते। तो इस तरीके से भी हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आपका इस तरह का रहता है। आगे चलिए सवाल नंबर 4 देखिए। यहाँ देखिए क्या बोला है, साड़ी बेचने वाले किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत 3 साड़ी के खरीद पर 2 साड़ी मुफ्त मिल रहा है, यानी 3 वस्तु पर 2 वस्तु मुफ्त। हमें क्या बताना है कि कितना प्रतिशत छूट है। तो देखिए 3 वस्तु पर 2 वस्तु फ्री है ना, तो फ्री कितना वस्तु है, 2 वस्तु, तो छूट कितना हो गया, छूट हो गया आपका 2 वस्तु का। अच्छा देखिए 3 वस्तु पे 2 वस्तु फ्री है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, यानी इस 5 में ना 2 वस्तु फ्री मिल रहा है आपको। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 2/5, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। सोल्व करिए, 5 से काटिए, कितना बार में कटेगा, 20 बार में, 20 गुना 2 कितना, 40% का यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा। रिपीट करें, अपनी बातों को ध्यान से समझिएगा। 3 साड़ी के खरीद पर 2 साड़ी फ्री है, यानी डिस्काउंट कितना साड़ी का हो गया, 2 साड़ी का। कुल कितना में, 3 और 2 5 में। तो हमेशा जो फ्री होगा उसको ऊपर लिखेंगे, टोटल नीचे लिखेंगे, प्रतिशत के लिए गुना कर देंगे, 100 से आंसर हमारा निकल जाएगा। अगला देखिए, अगला जो कुछ क्वेश्चन है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट से है। सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज आप बस ध्यान रखिएगा, देखिए हम लोग जब भी इसके क्वेश्चन को, साधारण ब्याज से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो प्रतिशत ब्याज निकालते हैं। और प्रतिशत ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है, रेट गुने टाइम कर देना है। रेट गुने टाइम क्या होता है, प्रतिशत ब्याज। जैसे हम कहे कि 8% वार्षिक दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो 8 दूना 16%। किसका 16%, जो मूलधन होगा उसका 16%। अगर हम आपसे कहे कि 15% वार्षिक दर से 3 साल का ब्याज क्या होगा, तो 15 गुने 3 45% हो जाएगा। तो प्रतिशत ब्याज क्या होता है, रेट गुने टाइम। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि किसी निश्चित मूलधन का टी का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 भाग है। ब्याज कितना है, ब्याज जो है आपका मूलधन का 9/16 इतना भाग ब्याज है, या क्या आपका ब्याज। जब भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। यह ब्याज दे रखा है किस रूप में, भिन्न के रूप में। अगर हम इसमें 100 से गुना कर लेंगे तो ब्याज हमारा प्रतिशत में बदल जाएगा। कोई भी डाटा अगर भिन्न के रूप में दे रखा है, अगर आप उसको प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो उसमें 100 से गुना कर लीजिए। तो ब्याज भी अगर प्रतिशत में रहे उसमें 100 से गुना करेंगे तो यह आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रतिशत ब्याज में। तो प्रतिशत ब्याज निकल जाएगा। आगे देखिए क्या बोला है, यदि आर का मान n वर्षों के संख्या के बराबर, आर का मान यानी रेट जो है वह टाइम के बराबर है, और टाइम को किससे डिनोट किया है, n से। इस क्वेश्चन में बोला है कि टाइम जो है वो आपका रेट के बराबर है, तो इसका मतलब कि अगर टाइम n वर्ष है तो रेट कितना हो जाएगा, n प्रतिशत।
तो टाइम आपका इनवर्स है, रेट n प्रतिशत है, प्रतिशत ब्याज अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि रेट गुना टाइम होता है, तो n गुना n, या क्या हो जाएगा प्रतिशत ब्याज, दोनों प्रतिशत ब्याज है इसलिए आपस में बराबर। तो प्रतिशत ब्याज क्या होता है, रेट गुना टाइम होता है। रेट गुना क्या होता है, रेट गुना आपका टाइम होता है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि आर का मान वर्षों में n के संख्या के बराबर है, यानी आर का मान जो है वो समय के बराबर है और समय को n से डिनोट किया है। तो अगर समय n है तो रेट भी हमारा n%। तो समय n है, रेट भी n%, तो परसेंटेज ब्याज रेट गुने टाइम होगा। यहाँ से 1% ब्याज निकला, 1% ब्याज यहाँ पे है, दोनों परसेंटेज ब्याज है इसलिए आपस में बराबर। इसको सोल्व करिए, देखिए 1% यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। n गुने n क्या हो जाएगा आपका, इधर n² बराबर इधर वैल्यू 9 गुने 100 कितना हो जाएगा 900, और नीचे में कितना 16 है तो 16। अब बताइए कि n का मान क्या होगा। जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के दाईं ओर वाला का रूट होता है, तो 900 का वर्गमूल 30 हो जाएगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। 30/4 मतलब 7.5, तो n का वैल्यू 7.5, यानी इस क्वेश्चन में रेट पूछा जाए तो 7.5%, टाइम पूछा जाए तो 7.5 वर्ष हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, हम लोगों से पूछा n का मान क्या होगा, तो n का मान आपका 7.5 हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा। आगे चलिए, अगला देखिए क्या बोला है, 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 1200 रुपए की राशि कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा। अब एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, दोगुना होने का मतलब होता है 100% ब्याज, यानी जितना राशि उतना ही ब्याज, इसका मतलब राशि दोगुना हो गया। तो जब भी क्वेश्चन में इस तरह का भाषा दे कि दोगुना हो गया, तिगुना हो गया, 4 गुना हो गया, इस शब्द से प्रतिशत ब्याज आपका निकल जाता है। दोगुना का मतलब 100% ब्याज, तिगुना का मतलब 200% ब्याज, यानी जितना गुना बोले उससे एक कम करके उसमें 100 लगाइए। 7 गुना मतलब 600% ब्याज। तो यहाँ बोला है कि कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा। दोगुना का मतलब क्या होता है, 100% ब्याज। अब प्रतिशत ब्याज हमें पता है, प्रतिशत ब्याज में अगर हम रेट से भाग कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 100 में 4 से भाग करिए, क्या आया 25। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 25% हो जाएगा। हमने आपसे क्या कहा है कि प्रतिशत ब्याज जो होता है वह आपका होता है रेट गुना टाइम। रेट में टाइम से गुना करने पर प्रतिशत ब्याज निकलता है। तो अगर प्रतिशत ब्याज में आप रेट से भाग कर लीजिएगा तो टाइम निकल जाएगा, रेट गुना में इधर आएगा तो भाग में। तो प्रतिशत ब्याज परसेंटेज ऐसा, यानी परसेंटेज साधारण ब्याज, तो इसमें रेट से भाग करिएगा टाइम निकल जाएगा, और टाइम से भाग करते हैं तो क्या निकल जाएगा आपका, रेट निकल जाएगा। तो यहाँ दोगुना, या इसका मतलब 100% ब्याज, और परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग कर दिए टाइम निकल जाएगा। मूलधन का हमें कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं था। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है, 25% साधारण ब्याज के दर से एक राशि कितने समय में स्वयं के 7/6 हो जाएगा। स्वयं का 7/6 हो जाएगा, यानी कि अगर मूलधन 6 है तो राशि कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बोला कितने समय में राशि स्वयं का 7/6 हो जाएगा, यानी कि मूलधन अगर 6 है, मूलधन कितना है, मूलधन अगर 6 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा आपका, मिश्रधन आपका 7 हो जाएगा। मिश्रधन को हम लोग ए से दर्शाते हैं, ए फॉर अमाउंट, मूलधन को हम लोग पी से दर्शाते हैं, यानी कि प्रिंसिपल। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक चीज बताइए कि यहाँ पे मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 6, मिश्रधन कितना 7, यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज 1 ही होगा ना। मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे ब्याज, ब्याज कितना होगा 1। अगर मूलधन हमारा 6 है, इसका मतलब कि मूलधन का 1/6 ब्याज हो गया। ब्याज कितना हो गया, मूलधन का 1/6। अभी जो ब्याज है यह भिन्न के रूप में है, इसमें अगर 100 से गुना कर देंगे तो ब्याज आपका प्रतिशत में बदल जाएगा, तो यह क्या हो गया आपका प्रतिशत ब्याज। और प्रतिशत ब्याज में जैसे ही हम लोग भाग कर लेंगे किससे, रेट से, टाइम हमारा निकल जाएगा। तो भाग कर लीजिए रेट से, टाइम निकल जाएगा। निकालिए टाइम कितना होगा, प्रतिशत यहाँ भी है यहाँ भी कटेगा, 25 चौके 100, क्या बचा हमारे पास 4/6। तो 4/6 आपका वर्ष है, क्या है, वर्ष है। इसमें अगर हम 12 से गुना कर दे तो यह किस में बदल जाएगा, मंथ्स में बदल जाएगा। ठीक है, यह जो वैल्यू आया किस फॉर्म में, 4/6 जो है वह वर्ष हो जाएगा ना। अब इसको मंथ में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे। 12 से गुना करने पर वर्ष से मंथ में चले जाते हैं, तो 6 दूना 12, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो 8 मंथ्स आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 8 मंथ्स, यानी कि विकल्प बी। 25% साधारण ब्याज के दर से कितने समय में कोई राशि स्वयं के 7/6, 7/6 यानी कि अगर मूलधन 6 है तो राशि कितना 7 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि ब्याज कितना 1, कितने पे 6, तो ब्याज 1/6 हो जाए।
तो ब्याज यहाँ भिन्न के रूप में है, 100 से गुना किए, ब्याज प्रतिशत में बदल गया, प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग किए, टाइम निकल गया, और टाइम चूंकि यहाँ पे आपका महीना के रूप में पूछा है तो हम 12 से गुना कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की दर बताइए। आप बताइए कि 8 साल में राशि दोगुना हो गया, दोगुना का मतलब कितना प्रतिशत ब्याज हो गया, 100% ब्याज हो गया। कितने साल में, इतना प्रतिशत ब्याज हो रहा है 8 साल में, तो परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग कर दिए, रेट निकल जाएगा। 8 से भाग करिए कितना आ जाएगा, 12.5%। 8 से भाग करिए ना, 4 दूना 8, 25, 25/2 यानी कि 12.5%। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 8 वर्ष में दोगुना, दोगुना का मतलब 100% ब्याज। अगर बोलता 8 वर्ष में तिगुना, तिगुना का मतलब 200% ब्याज 8 वर्ष में, तो 200 बट्टा हम क्या करते, 8 करते। यह जो शब्द है ना, दोगुना, तिगुना, चार गुना, इससे परसेंटेज ब्याज पता चलता है। तो परसेंटेज ब्याज यहाँ पे हो गया 100%, इसमें टाइम से भाग कर देंगे, रेट निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे बोला है कि एक व्यक्ति ने 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे, यहाँ मामला चक्रवृद्धि ब्याज का है, कुछ धनराशि उधार लिया। 3 वर्ष के अंत में यह पैसा 2662 रुपए लौटाता है तो वह कितना पैसा उधार लिया। अब ध्यान से समझिएगा, रेट कितना है, 10%। तो रेट 10% है, इसका मतलब है कि अगर मूलधन हमारा 100 रुपया है, नीचे मूलधन लिख रहे हैं, तो 1 साल में यह कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। समझिएगा इस बात को, मूलधन अगर हमारा 100 रुपया है तो 1 साल में वह कितना हो जाएगा, 110%। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ब्याज जो है वह 10% जोड़ा जा रहा है। रेट कितना है, 10%, मतलब 100 रुपया 110 हो जाएगा। तो ऊपर में मिश्रधन है, नीचे में मूलधन है, तो 1 वर्ष में ऐसा होगा। यहाँ पे टाइम कितना साल दे रखा है, यहाँ पे टाइम दे रखा है आपका 3 साल, तो 3 साल में कितना हो जाएगा, पावर 3 कर दी। 3 साल में कितना हो जाएगा, पावर 3। अब आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 वर्ष के अंत में 2662 रुपये लौट आता है। अच्छा, 3 वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना है, 2662, तो मिश्रधन ऊपर लिखेंगे, हमें बताना है मूलधन। मूलधन कहाँ रहेगा, मूलधन हमारा नीचे रहेगा। ध्यान से समझिएगा, इधर हम क्या लिखे हैं, इधर मिश्रधन बट्टा मूलधन, तो इधर भी मिश्रधन बट्टा मूलधन। मिश्रधन बट्टा मूलधन कितने साल में, 3 साल में, यहाँ भी 3 साल में इतना हो जाता है। बोला है 3 वर्ष के अंत में वो इतने रुपए लौटाता है, तो लौटाया जाने वाला जो राशि होता है वो क्या होता है, मिश्रधन। जब भी हम किसी से कुछ उधार लेते हैं तो जो राशि उधार लेते हैं वो मूलधन होता है, और जब लौटाते हैं तो उसको मूलधन के साथ साथ ब्याज यानी मिश्रधन लौटाते हैं। सोल्व कर लीजिए इसी क्वेश्चन को, देखिएगा 0 से 0 कैंसिल, 11 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1331 होगा, और नीचे में आपका क्या है 10, 10 का क्यूब कितना होगा, 1000 हो जाएगा। बराबर इधर क्या है 2600 आपका 62 है, और नीचे में क्या है आपका, नीचे में पी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए इससे 2 बार में कटेगा, ऊपर से ऊपर वाला वैल्यू कटता है। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कुछ नहीं है तो पी हो जाएगा, और बराबर 1000 में 2 से गुना करेंगे तो 2000 रुपये आपके सवाल का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यानी मूलधन इस क्वेश्चन का कितना होगा, मूलधन आपका 2000 रुपये हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, मूलधन कितना होगा आपका यहाँ पे 2000। अगला क्वेश्चन देखिए, 5000 रुपये का 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 साल की अवधि में निवेश किया जाता है, 3 साल के बाद प्राप्त राशि बताइए। एक बात बताइए कि 1 साल में अगर मूलधन हमारा 100 रुपया है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 120। 1 साल में इतना होगा, तो अगर 1 साल में मूलधन हमारा 100 से 120 हो रहा है तो 3 साल में कितना, तो पावर 3। अब एक बात बताइए, ऊपर में क्या है मिश्रधन, नीचे में क्या है मूलधन। इस क्वेश्चन में बोला कि 5000 रुपये 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 3 साल के लिए निवेश किया गया है, तो 3 साल के बाद प्राप्त राशि क्या होगा। 3 साल के बाद प्राप्त राशि क्या होगा, यानी मिश्रधन हम लोगों से पूछा है तो इसको हम ए मान लिए, और मूलधन कितना इस क्वेश्चन में, मूलधन आपका दे रखा है 5000, तो मूलधन के जगह मूलधन रखेंगे। सवाल में देखिए मूलधन दे रखा है तो नीचे लिखेंगे, मिश्रधन दे रखा होता है तो ऊपर लिखते हैं। 3 साल में मिश्रधन बट्टा मूलधन यही होगा, जबकि मिश्रधन पूछा है, मूलधन हमारा कितना है 5000 है। अब इसको काटिए जरा सा, 20 से काटिएगा, 20 पंचे 100, 20 से काटिएगा, 20 छके 120, क्यूब है तो 6 का क्यूब ऊपर में हो जाएगा 216, और नीचे में आपका 5 है तो 5 का क्यूब 125, और बराबर इधर वैल्यू क्या होगा, ए बट्टा नीचे में 5000 है तो 5000 रहने दीजिए। नीचे से नीचे वाला कटता है, 125 चौके 500 होगा, मतलब इधर 40 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 0 है तो 0, 4 से अगर गुना करते हैं तो 864 हो जाएगा। यह वैल्यू कितना, 864, किसका मान हो गया, ए का, यानी मिश्रधन हमारा हो गया 864 यानी 8640 रुपये।
₹8640 आपके क्वेश्चन का यह सही आंसर है। बढ़िए अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए बोला है पी क्यू आर का मान 1/3, 2/3 और 1/4 है, क्यू 56 है, तो पी माइनस आर का मान बताइए। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू आर का मान कितना है, पी अनुपात क्यू अनुपात आर, इसका वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 1/3 अनुपात कितना है आपका, 2/3 अनुपात 1/4, यही तो है। जब भी रेशियो भिन्न के रूप में देना तो इसको पहले बैलेंस कर लीजिए। क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने का तरीका क्या है, गौर से देखिएगा। हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं, जब भी रेशियो भिन्न के रूप में देना तो सबके नीचे वाला का आप ले लीजिएगा एलसीएम। कई तरीका है, यह सबसे बेहतर है। नीचे वाला का क्या करना है, एलसीएम। तो 3, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। भाई 3, 3 और 4, इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर जो है उसको पकड़िए, इसका पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक यह दोनों नहीं काटे। तो 4 दूना 8 नहीं काटेगा, 4 तिया 12, 12 को दोनों काटेगा, तो एलसीएम 12 हो गया। अब क्या करना है, सबके नीचे वाला से एलसीएम में भाग और भागफल से ऊपर वाला में गुना। तो 3 चौके 12, एक में 4 से गुना करेंगे 4 आएगा। यहाँ देखिए 3 चौके 12, 4 बार में कटा, 4 से ऊपर वाले में गुना करिए, 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 तिया 12, एक में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या दूसरा तरीका है कि सब में समान वैल्यू से गुना कर दीजिए, है ना। सब में क्या करना है, 12 से गुना करिए। तो 12 से इसमें भी गुना, 12 से इसमें भी गुना, 12 से इसमें भी गुना। तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12। ठीक है, दो तरीका है। या तो प्रत्येक के नीचे वाला का एलसीएम लीजिए और क्या करना है, प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भाग, भागफल से ऊपर वाले में गुना। एक तरीका यह हो गया। या फिर आप एक ऐसा नंबर लीजिए जो 3, 3, 4 सबसे कटती हो और उस नंबर से तीनों रेशियो में गुना कर दीजिए। जैसे 12 से 12 से 12 से तीनों में गुना करेंगे, कटने के बाद यही मान आएगा, क्यू आर का मान आ गया। अब सवाल में देखिए क्या है, क्यू का वैल्यू दे रखा है 56। 56 किसका वैल्यू है, 56 आपका क्यू का वैल्यू है। आप बताइए अनुपात में क्यू का वैल्यू कितना है, अनुपात 8, यानी यह जो 56 है वह अनुपात 8 का मान है। जो वास्तविक मान होगा उसको ऊपर रखिएगा और यह जिस अनुपात का मान होगा उसको नीचे रखिएगा। इसे अनुपात 1 का मान निकला। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, पी माइनस आर का मान। क्या बताना है, पी माइनस आर का मान। आप बताइए पी माइनस आर का मान क्या होगा, पी का मान 4, आर का मान 3। पी माइनस आर का मान 4 माइनस 3 यानी कि अनुपात 1 का मान ही हमें चाहिए, तो 1 से गुना कर लीजिए। पी माइनस आर 4 माइनस 3 यानी अनुपात 1 का मान ही हमें निकालना है। काटिए, 8 सते 56। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट था समझना कि रेशियो को हमें बैलेंस कैसे करना है जब भी रेशियो भिन्न के रूप में दे। आगे चलिए, अगला देखिए। यदि राजेश, सुरेश और चंदन के बीच 330 पेंसिलें 1/4, 2/3, 1/3 के अनुपात में वितरित की गई तो चंदन को कितना पेंसिल मिलेगा। जो क्वेश्चन अभी किए हैं जस्ट वैसा ही है। राजेश, सुरेश और चंदन, 3 व्यक्ति है, राजेश, सुरेश और चंदन। इस तीनों के बीच बांटा गया है कुछ पेंसिल, इस रेशियो में 1/4 अनुपात 2/3 अनुपात क्या है आपका, यहाँ पे 1/3 के अनुपात में, इस अनुपात में बांटा गया। हम रेशियो को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए ऐसा नंबर चुनिए, एक ऐसा नंबर चुनिए जो 4, 3 से कटे, है ना। 4 और 3 सबसे कटे तो 12। तो 12 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 यानी कि 3 हो जाएगा। 12 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 चौके 12, 4 दूना 8 हो जाएगा। और 12 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। या फिर एलसीएम लीजिए नीचे वाले का, कितना होगा एलसीएम इसका, 12। प्रत्येक के नीचे वाला से एलसीएम में भाग, भागफल से ऊपर वाला में, तो 4 तिया 12, यहाँ 3 हो जाएगा। 3 चौके 12, 4 दूना 8, 3 चौके 12, एक में 4 से गुणा करेंगे 4। बोला चंदन को कितना पेंसिल मिला। अच्छा, टोटल पेंसिल कितना है, 330 क्वेश्चन में दे रखा है। टोटल पेंसिल है 330। यहाँ बताइए अनुपात में टोटल 3, 8, 11, 4, 15, अनुपात 15, यानी 333 अनुपात 15 का मान है। 15 से भाग करिए, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है, चंदन को कितना पेंसिल मिल रहा है, अनुपात 4, यानी अनुपात 4 का मान तो 4 से गुना, जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। 15 से काटिए, 15 दूना 30, 3 बचेगा, 15 दूना 30, 22 गुना 4 यानी कि 88 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, विकल्प बी। जिसका भी हिस्सा पूछता उसके अनुपातिक वैल्यू से हम लोग यहाँ पे गुना कर लेते। आगे चलिए, यह क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप का है। बोला एबीसी एक व्यवसाय शुरू किया, उन्होंने 6 महीना, 12 महीना और 14 महीना के लिए साझेदारी की। यदि उनके लाभ में 5, 4, 7 का अनुपात है तो निवेश का अनुपात
एक चीज जरा ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करते हैं ना इस पूरे टॉपिक की पार्टनरशिप की, तो बस हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है। क्या ध्यान रखना होता है कि लाभ जो होता है ना, लाभ लाभ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो लाभ बराबर होता है पूंजी गुने समय। लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुने समय, यानी जितना पूंजी जितने समय के लिए लगाया उन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, लाभ। समझ पा रहे इस बात को, लाभ क्या होता है, पूंजी गुने समय। अब एक बात समझिएगा, क्वेश्चन में अगर पूंजी और समय दे रखा है तो उसको गुना करेंगे, लाभ निकल जाएगा। लेकिन अगर लाभ दे रखा है तो हम क्या करेंगे कि लाभ में अगर पूंजी से भाग करेंगे तो समय निकल जाएगा। देखो यहाँ पूंजी गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो लाभ में पूंजी से भाग करेंगे तो समय निकल जाएगा, और अगर हम लाभ में समय से भाग कर दे तो पूंजी निकल जाएगा। लाभ में समय से भाग करेंगे क्या निकल जाएगा, पूंजी निकल जाएगा। अब आइए देखिए, यहाँ पे बोला है कि उनके लाभ का रेशियो, तो देखिए पी का लाभ सॉरी ए है ना, ए का लाभ कितना है 5, ये लाभ का रेशियो है, तो ए का लाभ है 5। अच्छा, ए का पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया है, 6 महीने के लिए, तो लाभ बट्टा समय किए, इससे क्या निकलेगा, ए का पूंजी। बी का लाभ देखिए कितना है, बी का लाभ है 4, और बी का पूंजी व्यापार में कितने समय तक लगा, 12 महीने तक, तो लाभ बट्टा यहाँ पे हम किए समय, क्या निकलेगा, इसका पूंजी निकल जाएगा। और सी का लाभ बताइए कितना है, सी का लाभ है 7, और सी का पूंजी व्यापार में 14 महीने तक लगा, लाभ बट्टा समय क्या निकलेगा, पूंजी। तो यह क्या हो गया, तीनों के, ए के, बी के और सी के पूंजी का अनुपात, क्योंकि सबके लाभ में हम समय से भाग किए। देखिए उनके लाभ में 5, 4, 7 का अनुपात, यानी ए का लाभ, बी का लाभ, सी का लाभ, तो ए के लाभ में ए के समय से भाग करेंगे, लाभ बट्टा समय, ए का पूंजी। बी के लाभ में बी के समय से भाग करेंगे, बी का पूंजी। सी के लाभ में सी के समय से भाग करेंगे, सी का पूंजी। सोल्व करिए, सबके पूंजी का अनुपात यही वाला हो जाएगा। वैल्यू कट रहा है तो काट लेते हैं इसको, देखिए 4 तिया 12, 1/3 हो जाएगा, कुछ नहीं तो एक तो बचेगा ना, 7 दूना 14, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14। अब इसको बैलेंस कर लिए, देखिए 6 3 2, 6 3 2 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम आपका 6 हो जाएगा। जब भी रेशियो भिन्न के रूप में रहता है वो बैलेंस नहीं समझा जाता है, हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। नीचे वाला से भाग करिए एलसीएम में, तो 6 से 6 में भाग करिएगा एक बार में, 5 में 1 से गुना करिए, 5 निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2 तिया 6, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, 5:2:3 विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमें क्या बताना था, इनके पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात 5, 2 और 3 हो जाएगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी में 3:2 का अनुपात, इसको 1:2 करना हो तो कितना पानी डालना होगा। 100 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी दोनों है, मिल्क और वाटर दोनों है। तो मिल्क और वाटर का भी रेशियो क्या है, आप देखोगे यहाँ पे तो पता चलेगा कि मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2, यानी कि अगर मिश्रण हमारा 5 लीटर का है तो उसमें 3 लीटर मिल्क है और 2 लीटर वाटर, इसको 1:2 करना है, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या करना है, 1:2 करना है, 1:2 करना है। अब बोला है कि कितना पानी डालना होगा, हमें ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि डालना क्या है, पानी या मिल्क। जो डालना होगा वह चेंज होगा, जैसे पानी अगर डालना है तो पानी का मात्रा बदलेगा, दूध का मात्रा पहले जितना था अभी भी उतना ही रहेगा। पहले वाले मिश्रण में क्या डालना है, मिश्रण में दूध और पानी का ही रेशियो है, अब इसमें कितना पानी डाले, कितना पानी मिलाए कि दूध और पानी का यह रेशियो हो जाए, तो मिलाना पानी है इसलिए दोनों जगह दूध का मात्रा सेम होगा, तो दूध की मात्रा को सेम करिए, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, इसको भी 3 करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना करिए, 1 में 3 से गुना करिएगा 3 हो जाएगा, और 2 में 3 से गुना करिएगा 6 हो जाएगा। देख लीजिए दोनों जगह मिल्क का मात्रा बराबर हो गया। क्यों बराबर हुआ, इसलिए बराबर हुआ क्योंकि हमसे यह पूछा गया था इसमें कितना पानी मिलाए, तो भाई मिलाएंगे पानी तो पानी का मात्रा चेंज होगा ना, पानी का मात्रा चेंज होगा, मिश्रण का मात्रा चेंज होगा, लेकिन मिल्क का मात्रा, दूध का मात्रा पहले जितना था अभी उतना ही रहेगा, तो हम दूध के मात्रा को पहले जितना कर देंगे, तो देखिए पहले कितना था 3, अभी भी 3 करना होगा तो 3 से गुना। और रेशियो का एक रूल कहता है कि जिससे भी गुना करिएगा दोनों में, जैसे 1:2 का मतलब 1/2 है, तो जब हम ऊपर भी 3 से गुना करेंगे और नीचे भी 3 से गुना करेंगे तो वैल्यू हमें दिखेगा अलग अलग जरूर, लेकिन इसके मान में कोई अंतर नहीं। 3/6 मतलब 1/2 ही है, 3/6 है मतलब इसका मान 1/2 ही है। अनुपातिक बदलाव आया है, वास्तव में इसके मान में कोई चेंजेज नहीं आया है। अब गौर से एक चीज देखिएगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 100 लीटर मिश्रण में, मिश्रण का मात्रा कितना था, 100 लीटर था, ठीक है 100 लीटर था,
यहाँ देखिए मिश्रण का प्रारंभिक मात्रा कितना, अनुपात 5, यानी 100 लीटर अनुपात 5 का मान है तो 5 से भाग कर लेंगे, अनुपात 1 का मान निकलेगा। हमें क्या निकालना है, कितना पानी डालना होगा। तो देखिए पानी का मात्रा पहले कितना था 2 और अब कितना हो गया 6, यानी कितना पानी डाला गया अनुपात में, अनुपात 4। तो कितना पानी डाला गया यही बताना है, यानी अनुपात 4 का मान बताना है। सोल्व करिए, 5 से काटिएगा इसको, कितना बार में कटेगा, 20 बार में, तो 20 लीटर, 20 लीटर में 4 से गुना करेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 80 लीटर। यानी कितना पानी इसमें डालना पड़ जाएगा, पानी इसमें डालना पड़ जाएगा 80 लीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग सोल्व करेंगे। अगला देखिए क्या है, लगातार 7 संख्याओं के अनुक्रम पर विचार करें। पहले 5 संख्याओं का औसत जेड है। क्या है, पहले 5 संख्याओं का औसत, यहाँ पे जेड होगा, ध्यान रखिएगा जेड है। पहले 5 संख्याओं का औसत क्या है, जेड है। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत बताइए। ध्यान से समझिएगा, लगातार 7 संख्याओं का अनुक्रम, यानी 7 लगातार आने वाली संख्या है, इसमें से पहले 5 संख्या का औसत जेड। तो आप बताइए कि पहले 5 संख्या का कोई भी नंबर लगातार लीजिए, जैसे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 5 लगातार संख्या है। तो अगर 5 लगातार संख्या है तो तीसरा जो संख्या होगा वही औसत हो जाता है। 5 लगातार संख्या का औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा 9, जो कि तीसरा संख्या है। तो 5 लगातार संख्या का औसत तीसरा संख्या हो जाएगा। यहाँ बोला 5 लगातार संख्याओं का औसत जेड है, यानी तीसरा नंबर जेड है। तीसरा नंबर क्या है आपका, तीसरा नंबर आपका जेड है। अब क्या बोला है, तो अंतिम 3 संख्या का औसत बताइए। बोला है कि लगातार 7 संख्याओं का औसत जो है, लगातार 7 संख्याओं का औसत जो है वह आपका विचार करें। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत जेड है, अच्छा एक बात बताइए कि पहले 5 संख्या का औसत जेड है, यानी कि तीसरा संख्या जेड है, तो चौथा संख्या क्या होगा, जेड प्लस 1 हो जाएगा। 5वां संख्या क्या होगा, जेड प्लस 2 हो जाएगा। छठा संख्या क्या होगा, जेड प्लस 3 हो जाएगा। और 7वां संख्या क्या होगा, जेड प्लस 4 हो जाएगा। यही तो होगा, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि अंतिम 3 का औसत बताइए। किसका औसत बताना है, अंतिम 3। तो अंतिम 3 संख्या तो यही तीनों है ना, तो अंतिम 3 संख्या है, इसका औसत बीच वाला फिर से हो जाएगा। तो जेड प्लस 3 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ध्यान से समझिएगा जरा सा, लगातार 7 संख्याओं के अनुक्रम पर विचार करना है, यानी 7 लगातार आने वाली संख्या है, ठीक है। उनमें से पहले 5 संख्या का औसत जेड। तो पहले 5 संख्या का औसत जेड कब होगा, जब तीसरा संख्या आपका जेड होगा, तभी तीसरा संख्या जो होता है वही औसत हो जाता है लगातार आने वाली संख्या में। जैसे मान लीजिए हम लगातार आने वाली 5 संख्या लिखे, 10, 11, 12, 13, 14। लगातार आने वाली संख्याओं का औसत बीच का संख्या होता है, तो बीच में जो संख्या आएगा वही क्या हो जाएगा, औसत। इसका औसत निकाल के देख लीजिए, 12 आएगा। तो लगातार 5 संख्या अगर हम लिखते हैं तो इसका औसत तीसरा संख्या हो जाएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। तो बोला है कि प्रथम 5 संख्या का औसत जेड, इसका मतलब तीसरा संख्या जेड। तो अगर तीसरा जेड है तो चौथा जेड प्लस 1, 5वां जेड प्लस 2, छठा जेड प्लस 3, 7वां संख्या जेड प्लस 4। 7 संख्याओं का अनुक्रम हम पूरा कर लिए। अब बोला है अंतिम 3 संख्या का औसत। तो देखिए अंतिम 3 संख्या यही तीनों होगा ना, अंतिम 3 संख्या जेड प्लस 2, 3, 4, इसका औसत बताइए। तो इस 3 में औसत कौन होगा, बीच वाला ही, तो जेड प्लस 3 आपका आंसर। लगातार आने वाली संख्याओं का औसत मिडिल टर्म होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, एक्स एक कार्य का 25% 20 दिनों में करता है। एक्स के बारे में क्या बोला है, एक्स के बारे में बोला है कि 25% काम, यानी 25/100 भाग काम यह करता है कितने दिनों में, इतना काम यह करता है 20 दिनों में, ठीक है। इतना भाग काम करता है 20 दिनों में। इससे क्या पता चलता है, 25 चौके 100, एक का मान बताइए क्या हो जाएगा, 80। इसका मतलब है कि पूरा काम यह 80 दिनों में करेगा। एक्स पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है, 80 दिनों में। रिपीट करें, ध्यान से समझिएगा, एक्स 25% काम, यानी 1/4 काम करता है 20 दिन में। 1/4 काम करता है 20 दिन में, तो पूरा काम 1/4 काम जितने दिनों में करता है बराबर कर दीजिएगा, वहां से 1 का वैल्यू आएगा, इससे निकल जाएगा। जैसे हम कहें कि कोई व्यक्ति आधा काम 30 दिन में करता है, तो पूरा काम 60 दिन में। इसको कैसे निकालेंगे, जितना काम फिनिश करता है बराबर जितने दिन में, यहाँ से 1 का मान निकालिए, निकलेगा पूरा काम कितने दिनों में। उसी तरह से 25% यानी कि 1/4 काम 20 दिन में, तो पूरा काम 80 दिन में। यह काम मन ही मन आपका हो जाना चाहिए। अब बोला है वाई एक्स से जुड़ता है और एक साथ मिलकर शेष काम 15 दिन में। एक साथ मिलकर शेष काम, तो आप बताइए 25% काम हो गया तो बचा कितना काम, 75%।
तो 75% काम x और y मिलकर करता है कितने दिन में? 15 दिन में। सोल्व करिए, 25 दिया 75, 25 चौके 100, ऊपर से ऊपर वाला काटेंगे, 3 पंचे 15, यहाँ से एक का मान बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई 20, यानी कि x और y जब दोनों मिल जाता है तो काम करता है कितने दिनों में? 20 दिनों में। हमें क्या बताना है? y अकेला इस काम को कितने दिनों में। सोल्व करिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। x 80 दिनों में, y 20 दिनों में, टोटल वर्क हो जाएगा इस दोनों का एलसीएम 80। 80 में 80 से भाग करिए, x एक दिन में 1 यूनिट, 80 में 20 से भाग करिए, x और y मिलकर एक दिन में 4 यूनिट। क्लियर? अब हमें क्या बताना है? y इस काम को कितने दिनों में। काम कितना है? 80 यूनिट। और यह काम किससे लेना है? y से। y एक दिन में कितना काम कर सकता है? तो x और y मिलकर एक दिन में 4 यूनिट, जिसमें से x 1 यूनिट। तो x और y के काम में से x का काम घटाइए, y का काम कितना हो जाएगा? 3। तो y एक दिन में 3 यूनिट काम, तो 80 यूनिट काम में 80/3, 80/3 यानी कि 26 सही 2/3 दिन। यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, है ना। 26 3 78 और 2 80, 80/3, विकल्प सी आंसर। टाइम एंड वर्क का यह आपका क्वेश्चन था, सिंपल सा। (1156) के गुणनखंडों की संख्या बताइए। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर्स, मतलब काटने वाली संख्या। जैसे हम आपसे कहें कि 12 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो 12 का गुणनखंड कौन होगा? जो 12 को काटेगा। तो 1 12 को काटता है, 2 भी काटता है, 3 भी काटता है, 4 भी काटता है, 6 भी काटता है और खुद 12 भी काटता है। तो 12 का गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसी तरह से 1156 का गुणनखंड पूछा है। तो अगर कोई बड़ा नंबर हो, उसके गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा, तो इसको पहले अभाज्य संख्या में तोड़िए, यानी 2 से 3 से 5 से 7 से, इन्हीं सब नंबरों से तोड़िएगा। ऐसे नंबर से तोड़िएगा जो अभाज्य हो। तो 2 से तोड़िए, कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, 1 बचेगा 15, 2 सते 14, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16। फिर इसको 2 से तोड़िए, 2 से तोड़िएगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा 2 नमा 18। 289 17 का क्यूब है, अब 17 से ही टूटेगा, तो 17 गुने 17 289, 17 आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको अरेंज करके लिखिए। 2 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 2 का पावर 2। और 17 कितनी बार आया है? 17 भी 2 बार, तो 17 का पावर 2 लिखिए। और हमें क्या बताना है? हमें बताना है कुल गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो बेस है ना, इस बेस का कोई रोल नहीं है गुणनखंडों की संख्या में, सिर्फ पावर का रोल है। हम क्या करते हैं? सभी के पावर में 1 जोड़ते हैं। तो पहला का पावर 2 है, इसमें 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 3। और दूसरे नंबर का पावर भी क्या है? 2 है, इसमें भी 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 3। और इसको आपस में गुना कर लीजिए, हमारा आंसर क्या होगा? 9 हो जाएगा। क्या करना है? बेस को हटा दीजिए और सभी के पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना। तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 गुना 3 9। और भी नंबर होता, मान लीजिए ऐसे नंबर आता है, 2 का पावर 3, 3 का पावर यहाँ 4, 5 का पावर 7, ऐसे रहता तो कैसे निकालते? 3 में 1 जोड़ लेते 4, यहाँ देखिए 4 में 1 जोड़ लेते 5, 7 में 1 जोड़ लेते 8, यानी बेस को हटा देते, सब के पावर में 1 जोड़ लेते, तो 4 5 हो जाता, 8 हो जाता, आपस में गुना करते, यह हो जाता है इसके गुणनखंडों की संख्या। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला 9, यानी विकल्प सी। ध्यान से समझिएगा, 9 कहाँ पे है? ए में है। और ए को कौन सा ऑप्शन दर्शाता है? विकल्प सी। तो ऑप्शन चुनने में भी थोड़ा सावधानी आप बरतिएगा, नहीं तो क्वेश्चन को सही सही सोल्व करने के बाद भी गलती हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है एक त्रिभुज के एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर है, तो त्रिभुज कैसा होगा? एक कोण अन्य 2 कोण के बराबर, इसका मतलब वह समकोण त्रिभुज होगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है आपका, अगर हम बात करें किसी भी समकोण त्रिभुज का यानी राइट एंगल ट्रायंगल का, तो एक कोण 90 डिग्री। अब अगर एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी का दोनों कोण जो होगा उसका योग 90 होगा। क्यों 90 होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो अगर यह 90 है तो अब बचा कितना? 180 में से 90 हटा लीजिए, 90। अब यह दोनों मिला करके आपका 90 होगा। तो यही तो पूछा है कि एक कोण अन्य 2 कोणों के योग के बराबर, एक कोण इस दोनों के योग के बराबर, यानी ऐसा कहाँ होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी समकोण त्रिभुज में। अगला देखिए, त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी बराबर 90, एंगल एबीसी बराबर 90। त्रिभुज एबीसी में बोला है एंगल एबीसी बराबर 90, यानी यह वाला एंगल कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है। हम ऐसे बना दिए, इसका मतलब 90 ही है। ए बी सी, इसका मतलब बीच वाला एंगल 90। बी ए बराबर बी सी, बी ए यानी यह वाला, यहाँ से यहाँ तक बराबर बी सी, यानी कि यह वाला, यह दोनों बराबर है। हमें क्या बताना है? तो ए और सी का मान बताइए। होता क्या है, किसी भी त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होता है। तो गौर से देखिएगा, यह भुजा और यह भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण मतलब यह वाला
और इसके सामने का कोण यानी कि यह वाला दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यह 90 है, बाकी का दोनों तो 90 ही होगा, तो बाकी का दोनों 90 है और दोनों बराबर है, इसका मतलब यह भी 45 यह भी 45। आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। एक कोण 90 है और बाकी का दोनों कोण बराबर है, तो शेष दोनों कोण का माप क्या होगा, 45 45 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। क्रमशः डी और ई एक त्रिभुज एबीसी के भुजा ए बी और एसी का मध्य बिंदु है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज है, अब इसमें जो है त्रिभुज एबीसी है। अब त्रिभुज एबीसी के ए बी और एसी भुजा का मध्य बिंदु क्या है, डी और ई है। यहाँ पे डी और यहाँ पे क्या है, ई है, और यह क्या है, मध्य बिंदु है, यानी बिल्कुल बीच में है। इसके और इसके बीच का यह पॉइंट है और इसके बीच का यह पॉइंट है। आगे देखिए क्वेश्चन में और क्या बोला है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। BC कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और D समानांतर है BC। यह वाला जो है किसके समानांतर है, BC के समानांतर है। तो DE का लंबाई, एक चीज ध्यान से समझिएगा कि जब भी किसी त्रिभुज में इन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होता है वह तीसरे भुजा के समानांतर और आधा होता है। मतलब अगर यह 6 है ना, तो यह कितना हो जाएगा, 3। अगर इसका माप 6 होता तो यह कितना हो जाता, 12। यानी इसका आधा यह वाला होगा और इसका दुगना यह वाला होगा। हमें बताना है डी का मान क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अगला देखिए सवाल है, 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। गौर से समझिएगा, यह हमारा एक वृत्त हो गया और एक जीवा यह वाला, इसका लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और यह जो है वह केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर, 5। जैसे यह केंद्र है तो केंद्र से लंबवत दूरी जो है वह आपका 5 है। एक चीज समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर यह हमारा केंद्र बिंदु है, इसको ओ से डिनोट कर दे, तो केंद्र बिंदु से अगर जीवा पे हम लोग लंब डालते हैं यानी जीवा को मिलाते हैं तो यह 90 डिग्री पे मिलता है। कितना पे, 90 डिग्री पे। और साथ ही साथ जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देता है। तो यहाँ से यहाँ 24 था, तो आधा कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा जीवा का लंबाई 24 तो आधा हो जाएगा 12। अगर हम जीवा ए बी का लंबाई ले लेते हैं 24 तो ए से एम तक कितना होगा, 12। और अगर हम इससे इसको मिला देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। क्लियर, केंद्र बिंदु से परिधि यही तो वृत्त का त्रिज्या होगा। अब गौर से देखिएगा तो इस तीनों में संबंध क्या है, यह कर्ण हो जाएगा। 90 डिग्री तो इसके सामने का भुजा कर्ण, यह लंब और यह आधार। हमें क्या बताना है, कर्ण बताना है। तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब 5 है तो 5 का स्क्वायर, आधार 12 है तो 12 का स्क्वायर। 144 और 25 169, तो रूट 169 का वैल्यू कितना होगा, यह आपका 13 हो जाएगा। इतना भी करने का जरूरत नहीं है, अगर आपको ट्रिपलेट पता हो। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो 12 है 5 है तो तीसरा साइड क्या हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। और 13 क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या। अगला क्वेश्चन देखिए, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप द्वारा आंतरिक कोण का माप बताइए। यहाँ पे बोला क्या गया है, यह हमारा एक सर्किल है, ठीक है, यह सर्किल है, यहाँ पे केंद्र बिंदु है और यहाँ इसका त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है, 28 सेंटीमीटर, यह आपका त्रिज्या है 28। अब इसके द्वारा जो चाप बनाया गया है, इस चाप का लंबाई यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 22 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है इस एंगल का माप की थीटा क्या होगा। जब भी चाप का लंबाई पूछे, इसी को पूरा करेंगे तो यही आपका परिधि बनेगा ना। तो परिधि क्या होता है, 2πr, यह होता है आपका परिधि, पूरा परिधि। अगर किसी चाप का परिधि के किसी टुकड़े का लंबाई निकालना होगा तो इसमें थीटा बट्टा 360 आप कर लीजिएगा। परिधि कितना होता है, 2πr, और परिधि के किन्हीं दो बिंदु के बीच की दूरी अगर हमें निकालना होगा, कहने का मतलब कि परिधि का एक टुकड़ा ही होता है आपका चाप। इसको कंप्लीट करेंगे तो परिधि, तो परिधि के किसी टुकड़े की लंबाई निकालना होगा तो हम लिखेंगे 2πr थीटा बट्टा 360। और वैसे भी पूरा जो परिधि होता है वह दरअसल इतना ही होता है, लेकिन चूंकि थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाता है आपका 360, तो 360 से 360 कैंसिल, इसलिए हम लोग केवल 2πr ही लिखते हैं। तो चाप की लंबाई जब भी निकालना होगा 2πr थीटा बट्टा 360, या क्या होता है आपका, यह होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चाप की लंबाई कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो 22 यहाँ पे लिख दिए। चाप की लंबाई 360 गुना में इधर आएगा तो भाग में इधर आएगा तो गुना में 360 डिग्री लिख दिए, बराबर 2 को अपने जगह, पाई का मान 22/7। क्वेश्चन में आर का वैल्यू भी दे रखा है कितना, 28, और गुना थीटा है तो थीटा को अपने जगह रहने दीजिए। इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 चौके 28 कैंसिल, 22 से आपका 22 कैंसिल हो गया,
यहाँ पे 2 गुने 4 यानी 8 है, 8 से काटिए 360 को, 8 चौके 32, 4 बचेगा, 8 पंचे 40, 45 गुना डिग्री यानी कि 45 डिग्री किसका वैल्यू हो गया, थीटा का वैल्यू हो गया। हमें यहाँ पे थीटा का ही मान निकालना था, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो यह था इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका चल रहा है, इस तरह का सेशन और भी आगे आता रहेगा, तो जुड़े रहिएगा इस सीरीज के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।